नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानियां। प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहन आखेट के लिए वन में जाकर अपने सैनिकों से पृथक होकर मार्ग भूल गए। वन में भटकते समय उन्हें एक भील की झोपड़ी दिखी। भूखे प्यासे राजा उस झोपड़ी पर पहुंचे। वनवासी भील राजा को क्या पहचाने, किंतु उसने अतिथि का स्वागत किया। दूसरा कुछ तो उसके पास था नहीं। उसने जल तथा सत्तू दिया। सत्तू खाकर राजा ने भूख मिटाई। भील की झोपड़ी छोटी थी। शीतकाल की रात्रि थी। संयोगवश वर्षा भी प्रारंभ हो गई। भील ने अतिथि को झोपड़ी में सुलाया और स्वयं बाहर वर्षा में भीगता रहा। उसे सर्दी लगी और वह रात्रि में ही मर गया। प्रातःकाल सैनिक अपने नरेश को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। राजा ने बड़े सम्मान से भील की अंतिम क्रिया कराई। भील की पत्नी का पता लगाकर उसे बहुत सा धन दिया। यह सब करके राजा नगर लौट तो आए, किंतु चित्त को शांति नहीं मिली। उनको यह चिंता रात दिन सताने लगी, मेरे कारण उस भील की मृत्यु हुई। राजा को चिंता से दुर्बल होते देखकर महापंडित ज्योतिषविद व रुचि उनको लेकर नगर सेठ के घर गए। नगर सेठ का नवजात पुत्र राजा के सामने लाया गया तो वह पंडित जी के आदेश पर बोल उठा, राजन, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। आपको सत्तू देने के कारण मैं यहाँ नगर सेठ का पुत्र बना और उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है। आइए दूसरी कहानी पढ़ते हैं। जब शहरी लोग वातानुकूलित कक्षों या कूलर में बैठे 48 डिग्री हो गए तापक्रम और ग्लोबल वार्मिंग पर बहस कर रहे होते हैं, तब गांव का किसान चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर बीज बोने के लिए तैयारी कर रहा होता है। मालवा के एक छोटे से गांव का किसान प्रहलाद इस बार कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। पिछले वर्ष ठीक बुआई के समय एक बैल मर जाने से उसका सारा माल खराब हो गया था। इस बार वह साहूकार से ब्याज पर पैसे लेकर एक बड़ा सुंदर, पुष्ट और नौजवान बैल लेकर आया था। पर जैसी लोक में कहावत है, बोवाती कई वह कटीने धान धरे आई जाए जब जानो की आपनो, यानी बुआई करने से ही नहीं, धान कटकर घर आ जाए तब जानिए कि अपना है। प्रहलाद का भी शायद दुर्भाग्य ही था कि सुंदर और पुष्ट बैल थोड़ी दूर चलकर फिर बैठ जाता, उठाए ना उठता। सीधा साधा प्रहलाद ना चाहकर भी उसे पीटता। आखिर बुआई करना उसके और उसके परिवार के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। एक दिन कठिन दोपहर में जब जेठ तप रहा था, प्रहलाद खेत में हल चला रहा था। आदत से मजबूर बैल बैठ गया। खींच के मारे प्रहलाद उसे बुरी तरह से पीटने लगा। संयोगवश उसी समय पास की सड़क से शहर के एक विख्यात मठ के महंत जी हाथी पर बैठे गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि प्रहलाद और बैल पर पड़ी तो वे जोर से चिल्लाकर बोले, भैया उस बैल को मत मारो, रुको, मैं आता हूं। कुछ भयभीत, कुछ असमंजस में प्रहलाद ने हल खोल दिया। महंत जी हाथी के हौदे से उतर कर आए। आश्चर्यचकित रह गया प्रहलाद। महंत जी ने बैल को सादर प्रणाम किया, फिर उसके कान में कुछ कहा। बस फिर क्या था, बैल तो बिजली की गति से उठ गया और चलने को भी तत्पर। सीधे साधे प्रहलाद ने महंत जी को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कहा, बाबा यह मंत्र मुझे भी बता दो। गांव में कई गरियाल निठल्ले बैल हैं। पर प्रहलाद ने देखा महंत जी की आंखों में आंसू हैं और वे बड़े दुखी भी। बोले, बेटा यह कोई मंत्र नहीं है, यह तो ऋण अनुबंध है। कुछ न समझा प्रहलाद। बोला, क्या होता है बाबा ऋण अनुबंध? बेटा ये बड़ा कठिन है।
जिसका लिया है उसका किसी भी रूप में चुकाना ही पड़ता है। पूर्व जन्म की बात है, तुम ऐसे ही किसान थे और ये बैल। तुम्हारे गांव के एक मठ के महंत जी, बड़ा आदर था इनका। पूरा गांव पूछता था बैल रूपी इन महंत को। तुम्हारी एक बेटी थी और थोड़ी खेती। जब कभी तुम्हारे पास कुछ बचता, 2, 4, 10 रुपए तुम महंत जी के पास रख देते। महंत जी यानी जो इस जन्म में बैल है। जब बेटी की शादी होगी काम आएंगे। धीरे धीरे करके लड़की भी सयानी हो गई और रकम भी ज्यादा। बिटिया का रिश्ता कर तुम निश्चिंत होकर महंत जी के पास पहुंचे और बोले, बाबा मेरा पैसा लौटा दो, मैंने बड़े अच्छे घर और वर से बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। हाय, कुछ काल कुछ दैव, रकम ने महंत जी की नीयत खराब कर दी। वे तैश में आकर बोले, कौन से पैसे, काहे के पैसे? प्रतिष्ठित महंत जी की बात से सारा गांव सहमत था। इतने पैसे गरीब किसान के पास आए ही कहां से? फिर महंत जी और बेईमानी, ना ना, समय कब रुकता है? तुम फिर किसान हो। बेईमानी ने महंत जी को बैल बना दिया है। गद्दी पर बैठकर माल छानने का संस्कार उन्हें मेहनत करने नहीं देता। बार बार बैठ जाते हैं, गालियां और मार खाते हैं। जिसका लिया है उसका देना तो है ही। यह प्रकृति का कभी ना बदलने वाला नियम है, चाहे राजी खुशी दो चाहे मार खाकर। यही ऋण अनुबंध है, यही कर्म सिद्धांत है। मैंने वही उनके कान में कहा कि महंत जी, चुकाना तो है ही, फिर अपमान और मार सहकर क्यों? राजी खुशी चुका दो और ऋण मुक्त होकर फिर भगवान का भजन करो। उन्हें स्मरण भी हो आया है और समझ भी आ गई। अब वे शायद कभी ना बैठे जब तक चुकता ना चुक जाए। तीसरी कहानी है श्री बालकृष्ण जी भारद्वाज द्वारा रचित। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व घटी एक घटना को मैं भुला नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वह पूर्णतः विधि की विडंबना से संबंधित है। मैं उस समय खरककला हरियाणा के राजकीय विद्यालय में शिक्षक था, यानी कि लेखक शिक्षक थे। उन्हीं दिनों सरकार ने शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना आरंभ की थी, जिसकी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम जानकारी थी। वैसे जो हरियाणा की बात चली है तो मैं भी आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरा जन्म स्थान भी सोनीपत हरियाणा है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी। मैंने इस विषय में अपने स्तर पर रुचि लेकर उक्त विद्यालय के सभी दिव्यांग छात्रों के आवेदन पत्र भिजवा दिए थे। विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 40 रुपए प्रति मास थी, जो उन दिनों एक बड़ी राशि थी। 8वीं कक्षा का एक चंचल प्रकृति का प्रतिभाशाली लड़का, जिसका नाम खैराती लाल था, एक दिव्यांग छात्र को प्रायः यह कहता रहता कि यदि उसकी टांग भी कटी होती तो उसे भी 40 रुपए प्रति माह मिलते। 40 रुपए जो उस समय में अच्छी कीमत रखते थे। उक्त दिव्यांग छात्र की एक टांग घुटने से कटी थी और वह एक बैसाखी के सहारे चलता था। खैराती लाल के बार बार ऐसा कहने से वह दुखी हो जाता और मुझसे शिकायत करता, क्योंकि अनुशासन के मामले में मेरा व्यवहार अत्यधिक कठोर था। परंतु खैराती लाल हर बार मुस्कुरा कर यही उत्तर देता कि इस बात पर उसे क्या आपत्ति है, यदि वह भी लंगड़ा होता तो क्या उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती। खैराती लाल की मुस्कुराहट और उसकी विनम्र मुद्रा मेरे क्रोध के साथ साथ उस दिव्यांग छात्र को भी शांत कर देती। कुछ वर्ष बाद एक ग्रीष्मावकाश के उपरांत जब खैराती लाल कई दिन विद्यालय में नहीं आया तो पूछताछ करने पर पता चला कि गांव के जोहड़ से कोई व्यक्ति अपनी भैंस को निकालने के लिए ढेले मार रहा था। एक ढेला खैराती के घुटने पर ऐसा भयंकर लगा कि गांव में उसका इलाज नहीं हो पाया और उसे रोहतक के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। कुछ दिन बाद जब वह घर लौटा तो मैं उसका हालचाल पूछने उसके घर गया। वहां पता चला कि उसकी टांग घुटने में से काट दी गई थी। उसके पिता बड़े चिंतित थे। खैराती ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चिरपरिचित शैली में मुस्कुरा दिया।
विधि की विडंबना। आगामी सत्र के लिए खैराती का दिव्यांग छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भेजा गया, परंतु जब विद्यालय में उक्त छात्रवृत्ति का बैंक ड्राफ्ट आया तो खैराती इस संसार में नहीं था, क्योंकि किसी कारणवश घाव न भरने पर उसे पुनः मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उसका देहांत हो गया। इस घटनाक्रम का मैं यानी कि लेखक प्रत्यक्षदर्शी हैं और इतने वर्षों की लंबी अवधि में जब जब भी यह घटना उन्हें याद आती है तो वो विधि की विडंबना के विषय में बहुत कुछ सोचने पर विवश हो जाते हैं। अंतिम कहानी के लेखक हैं श्री नारायण जी शर्मा। सवाई माधोपुर जिले में खंडार तहसील के बालेर ग्राम की घटना है। वहां के रहने वाले शर्मा जी जो अंग्रेजी के व्याख्याता थे, मुझे भी उन्होंने पढ़ाया था, मुझे यानी कि लेखक को। उनका एक पुत्र नटवर बचपन से बड़ा शरारती था। कुत्तों का तो मानो वे दुश्मन ही था। जो भी कुत्ता दिखाई देता डंडा मारकर उसकी टांगे तोड़ देता। गांव में ही एक बड़ा तालाब है। तालाब के किनारे पर एक प्राचीन 2 मंजिली इमारत है। बालक 2 मंजिल ऊपर पानी में कूदते और तैरते। एक दिन नटवर ने कहा, देखो मैं तालाब में मच्छी कूदूंगा और तैरूंगा। वह भी 2 मंजिल ऊपर से कूदा और मछली की तरह कला दिखाई। तालाब में कोई बड़ा सा पत्थर था, उसी से नटवर की पीठ टकराई। उसकी रीढ़ की हड्डी वहीं टूट गई। साथी बालकों ने नटवर को जैसे तैसे पानी में से निकाला और कंधों पर उठाकर उसे घर पहुंचाया। जयपुर तक काफी उपचार कराया गया, परंतु वह ठीक नहीं हो पाया। 15 वर्ष से खाट पर पड़ा है। दोनों पैर सुन्न हो गए हैं। शरीर का कमर का नीचे का भाग निष्क्रिय है। दूसरा व्यक्ति ही उठाता, बैठाता और लेटाता है। एक दिन उसके पिताजी दुखी होकर उसके पास बैठे थे। तब नटवर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मैंने 20 वर्ष की उम्र तक कई कुत्तों की टांगे तोड़ी हैं। निरपराध कुत्तों को अपंग कर दिया था मैंने, सो उन कुत्तों का शाप ही मुझे लगा है। मैं 15 वर्ष से खाट पर पड़ा हूं। यह मेरे ही कर्मों का फल है पिताजी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने ये पॉडकास्ट सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मेरी यानी संजय गोरा की ओर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सुझाव प्रतिक्रिया मुझे ईमेल पर भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है gorask@gmail.com, ग्रीन ऑरेंज रेड एप्पल स्वीट कीवी @gmail.com।